स्टूडेंट्स, आज हमारा उद्घोष है कि आओ सफलता की ओर चलें। बोर्ड एग्ज़ाम आ चुके हैं। बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर अति महत्वपूर्ण कंटेंट और टिप्स डाले जा चुके हैं और डाले जाते रहेंगे। शेखावाटी मिशन 100 की PDF का विश्लेषण डाला जा चुका है, तो आप उसे भी देखें। तो अगले 30 दिन में अपनी बेहतर तैयारी के लिए तैयार रहें। आज हमारा जो मॉडल पेपर है वो है 3 नंबर उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 भूगोल विषय के लिए। 2 घंटे 45 मिनट का अपना समय होगा और हमारे पूर्णांक होंगे 56 नंबर। तो 56 में से 56 का प्रयास करें तो तैयार हो जाएं, सफलता की ओर चलें। अपने बहुविकल्पीय प्रश्न यानी अबसद वाले जो प्रश्न होंगे वो 4 होंगे। लघुत्तरात्मक जो अति लघुत्तरात्मक होंगे वो 4 होंगे और जो रिक्त स्थान वाले होंगे अति लघुत्तरात्मक वो 4 होंगे और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होंगे वो अपने 12 होंगे। ये 1.5 मार्क्स का होगा। अपना जो निबंधात्मक प्रश्न होंगे 2 लिखने वाले होंगे और 4 नंबर का अपना मानचित्र होगा। 2 नंबर का भारत का और 2 नंबर का ही संसार का। तो खंड ए जो है वो हम सोल्व करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे अपने अबसद वाले। तो आपके लिए उत्तर छांट के लाए हैं। तो निम्न में से कौन सा भूगोलवेत्ता है जिसने परिभाषा दी है कि संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है? ये किसने कहा है? तो ये सैंपुल है। सैंपुल तो सैंपुल नाम के एक भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने परिभाषा दी है कि संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है। एशिया महाद्वीप में विश्व जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? तो ये 60% भाग निवास करता है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसलों के अपन को ध्यान होना चाहिए। तो रोपण फसलें इसमें गेहूं नहीं है, नहीं पूछा गया है। निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल नहीं खाता है? तो ये खाता है वो बताना है, सही मेल खाता है वो जोड़ा छांटना है। तो 3 ऑप्शन अपने ऐसे हैं जो मेल नहीं खाते। तो उनमें एक ऑप्शन है कि लौह इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग अमेरिका में है। ये जगह प्रसिद्ध है लौह इस्पात उद्योग के लिए अमेरिका में। निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था में क्रियाकलाप होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो प्राथमिक जो क्रियाकलाप हैं उसमें कृषि संबंधी कार्य, पशुपालन, मछली पालन, शिकार, ये कार्य आते हैं। तो दूसरे कार्य में उद्योग यानी विनिर्माण संबंधी कार्य आते हैं। तो तृतीय कार्य पूछा अपन को। तृतीय क्रियाकलाप में व्यापार, वाणिज्य, पर्यटन, शिक्षा, सेवा संबंधी कार्य आते हैं। तो तृतीय जो क्षेत्र है उसको सेवा संबंधी या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है चावल एक किस प्रकार की फसल है? तो चावल जो फसल है वो उष्णकटिबंधीय फसल है। प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण संबंधी जल अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये 1974 में बनाया गया। पर्यावरण प्रदूषण और निवारण के लिए जल अधिनियम 1974 में। निम्न में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र है? वो है असम में। तो भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए 20 वर्षीय सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1961 में प्रारंभ की गई। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है अब हमें। तो सड़क है, नदी है, नहर के किनारे, सड़क, नदी, नहर, इनके किनारे जो बस्तियां बसती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? तो वो रेखीय प्रकार की बस्ती होती हैं। तो रिक्त स्थान में हमें रेखीय भरना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। जनसंख्या के आधार पर नगरों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो जनसंख्या के आधार पर 6 भागों में विभक्त किया हुआ है। भारत में मुख्यतः कॉफ़ी है, गोपी नहीं है। तो भारत में मुख्यतः कॉफ़ी की अरेबिका किस्म का अधिक उत्पादन किया जाता है। अरेबिका ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी
गोपी नहीं है, कॉफ़ी है। कॉफ़ी की अरेबिका जो किस्म है उसका अधिक उत्पादन किया जाता है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है अपना, अशोधित जन्म दर को ज्ञात करने का सूत्र बताना है। तो अशोधित जन्म दर है उसको कैसे निकालते हैं, तो किसी भी वर्ष में जीवित जन्म, उसमें किसका भाग देंगे, किसी क्षेत्र विशेष में मध्य की जो जनसंख्या होगी, वर्ष के मध्य की जो जनसंख्या होगी उसका भाग देंगे और गुणा करेंगे 1000 से। तो ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी, अशोधित जन्म दर निकल कर आ जाएगी। किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म को भाग देंगे हम किसी विशेष वर्ष के मध्य जनसंख्या का और उसको गुणा कर देंगे 1000 से। तो ये हमारी जो दर है वो निकल के आ जाएगी, अशोधित जन्म दर। प्रमुख प्राथमिक क्रियाओं के नाम बताने हैं। प्राथमिक क्रियाओं की बात हमने ऊपर भी कर ली। तो कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये हमारी प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। पशु आधारित किन्हीं 2 उद्योगों के नाम बताने हैं। पशुओं से जो अपने को कच्चा उत्पाद मिलेगा और उससे फिर उद्योग चलाए जाएंगे, उन्हें पशु आधारित उद्योग कहते हैं। तो ऊनी वस्त्र हैं, तो ऊन पशुओं से प्राप्त होती है, भेड़ से, ऊंट से आदि पशु हैं। तो ऊन जो वस्त्र उद्योग है वो पशु आधारित उद्योग है। और जो सूती वस्त्र उद्योग है, ध्यान रखें, सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि वो कपास से, सूती कपड़ा कपास से बनता है, तो कपास एक कृषि है। और दूसरा जो उद्योग है वो चमड़ा उद्योग है, पशुओं से चमड़ा प्राप्त होता है। तो हम पशु आधारित उद्योगों की बात कर रहे हैं। तो ऊन है, ऊनी जो वस्त्र है वो उद्योग, और जो चमड़ा है, चमड़े से जो वस्तुएं बनती है, चमड़ा उद्योग, ये दोनों उद्योग हैं वो पशु आधारित उद्योग है। व्यापारिक केंद्रों के 2 प्रकार बताने हैं। तो व्यापारिक केंद्र 2 प्रकार के होते हैं। तो ये ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र। व्यापारिक केंद्रों के नाम पूछे गए हैं अपन से। तो व्यापारिक केंद्र 2 प्रकार के हैं, ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र। यानी गाँव से संबंधित विपणन केंद्र है और एक शहरों से नगरीय विपणन केंद्र हो गया। खंड ब होगा अपने लघुत्रात्मक प्रश्नों वाला। तो मानव भूगोल के 6 उपागम बताने हैं। मानव भूगोल के 6 प्रमुख उपागम कौन से हैं वो बताने हैं। तो अन्वेषण और वितरण, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विश्लेषण, स्थानिक संगठन, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय आदि, और उत्तर आधुनिकतावाद। ये अपने 6 अपन ने देख लिए भूगोल के प्रमुख 6 उपागम, यानी मानव भूगोल के 6 प्रमुख उपागम, अन्वेषण और वितरण, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विश्लेषण, स्थानिक संगठन, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय और उत्तर आधुनिकतावाद। प्रश्न हमारा नेक्स्ट होगा कि 1970 के दशक में मानव भूगोल में आए परिवर्तन का उल्लेख करना है कि 1970 के दशक में मानव भूगोल में कौन कौन से परिवर्तन आए। तो 1970 के दशक में मात्रात्मक जो क्रांति हुई उससे उत्पन्न संतुष्टि और ये मानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 3 नई विचारधाराओं का उदय हुआ। वो कौन कौन सी विचारधाराएं हैं? मानवतावादी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के जन्म होने से या अभ्युदय होने से मानव भूगोल में ये 3 विचारधाराएं जन्म लेती हैं, और इन विचारधाराओं के जन्म होने से मानव भूगोल में सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति, जो सामाजिक राजनीतिक यथार्थ है उसके प्रति अधिक प्रासंगिक बन गया मानव भूगोल। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो 6 नंबर, ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं? इसकी 2 विशेषता बतानी है। ग्रामीण बस्ती यानी गाँव की बस्ती, और इसकी 2 विशेषता। वे बस्तियां जो अधिक निकटता से तथा अप्रत्यक्ष रूप से भूमि से नज़दीकी संबंध रखती हैं, ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। 2 विशेषताएं इसकी हैं कि इनका आकार है वो छोटा होता है और इनका जो काम है वो कृषि प्रधान क्षेत्र होता है। ये इनकी विशेषता है, इनका आकार छोटा और कृषि प्रधान होती है। उपनगरीकरण क्या है? नगरों का उपनगरीकरण, ये नगरीकरण की ही एक नई प्रवृत्ति है। क्या है? एक नई प्रवृत्ति है। इसमें मानव बड़े शहरों के संघन बसे क्षेत्रों से इस जो आवास हैं उनको छोड़कर, बड़े शहरों में जो आवास हैं उनको छोड़कर शहर के बाहर
एक खुले और स्वच्छ वातावरण में वो अपने घर बना लेते हैं, खुला और स्वच्छ वातावरण में अपना घर बना लेते हैं और वहीं से रहन सहन की उत्तम सुविधाएं भी जुटा लेते हैं। और इस प्रक्रिया से बड़े शहरों के निकट ऐसे उपनगर विकसित हो जाते हैं जहां से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति अपने काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। यानी हजारों की संख्या में बड़े शहरों से वो अपने कार्यस्थलों पर आते जाते रहते हैं। कृषि क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट करना है। कृषि क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश लगा हुआ है, तो इसे स्पष्ट करना है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि में तो लगेंगे श्रमिक। देश की कुल जनसंख्या का लगभग 68% भाग गांवों में निवास करता है, जिसका कारण कुल श्रमजीवी जो जनसंख्या है उसका लगभग 54% भाग कृषक है एवं कृषि मजदूर है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय श्रमिकों का जो सर्वाधिक अंश है वो कृषि कार्यों में संलग्न है या लगा हुआ है। प्रवास के कोई 3 नकारात्मक परिणाम बताने हैं। प्रवास के अनियंत्रित प्रवास के कारण जो औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्य हैं या शहर हैं उनमें गंदी बस्तियों का विकास हो जाता है। ग्रामीण जो क्षेत्रों में युवा आयु वर्ग के जो लोग हैं वो कुशल हैं, वो ये प्रवास है जो ग्रामीण जनांकी संगठन पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो ग्रामीण क्षेत्रों का युवा आयु वर्ग है यानी युवा जो लोग हैं उनमें वो जो कुशल हैं, यह दक्ष नहीं है, दक्ष है। दक्ष जो दक्षता प्राप्त होते हैं, कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं, वो लोग उनके प्रवास से ग्रामीण जो जनसंख्या का जो संगठन है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे जिन राज्यों में ये हवाई नहीं है पर अपना जो जिन राज्यों में बाह्य प्रवास होता है तथा जिन राज्यों में अंतर प्रवास होता है ये बाह्य प्रवास है, और यह आगे अंतर प्रवास है, ये बाह्य प्रवास होता है। और जिन राज्यों में अंतर प्रवास होता है उन राज्यों में आयु और लिंग संरचना में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है इससे। तो ये हमने इसके नकारात्मक प्रभाव देख लिए। किसी नगर, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा वो है किसी नगर, ये संकुल की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। किसी नगर या संकुल की पहचान उसके बहुसंख्यक महानगर, मेगा नगर और नगरीय संकुल हैं। एक नगरीय संकुल में निम्नलिखित 3 संयोजक जो में से किसी एक का समावेश होता है। एक जो पहला है वो है कि वह नगर उसका संलग्न, जो ये शब्द बड़े हार्ड हैं लेकिन असंभव भी नहीं है, इनको थोड़ा सा ध्यान से अपन को देखना होगा कि एक नगर उसका संलग्न जो नगरीय बहिर्बद्ध है, ये बहिर्बद्ध है जो प्रिंटिंग में आता ही नहीं है, तो बहिर्बद्ध है। और दूसरा जो हमारा होगा वो बहिर्बद्ध से सहित अथवा रहित या अधिक संस्पर्शी नगर है। एक या अधिक संलग्न नगरों के बहिर्बद्ध से युक्त एक संस्पर्शी प्रसार नगर का निर्माण है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से एक जो संकुल है वो किस प्रकार से बनता है, उसकी पहचान किस प्रकार की जा सकती है संकुल के बनने से। जो नेक्स्ट हमारा 11 का प्रश्न है वो है अर्धगुच्छित बस्तियों से आप क्या समझते हैं। अर्धगुच्छित बस्तियों के प्रकार आप सभी देखें, तो इसके लिए अति महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नोट्स PDF शेखावाटी मिशन का अत्यंत सरल और सहज भाषा में विश्लेषण करके डाला हुआ है, तो वहाँ आप ज़रूर देखें। इन बस्तियों में अर्धगुच्छित बस्तियाँ हम समझ रहे हैं। अर्धगुच्छित बस्तियों में जो प्राय प्रमुख समुदाय तथा जमींदार गांव के केंद्रीय भाग में रहते हैं। जमींदार और जो संपन्न लोग होते हैं वो गांव के केंद्र भाग में रहते हैं, जबकि जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो गांव के बाहरी भाग में रहते हैं। ये इन अर्धगुच्छित बस्तियों की विशेषता होती है कि जो एक प्रमुख समुदाय है, जमींदार हैं, वो केंद्रीय भाग में रहेंगे, गांव के एकदम बीच में रहेंगे, जबकि निम्न वर्ग के जो लोग होंगे वो गांव के बाहरी भाग में होंगे। ये अर्धगुच्छित बस्तियों की विशेषता होगी। कृषि गहनता, जनता नहीं है, कृषि गहनता है, गहनता। कृषि गहनता से आप क्या समझते हैं?
तो कृषि गहनता या शस्य गहनता से मतलब है कि एक ही खेत में कई फसलों को उगाकर अधिक उत्पादन प्राप्त करना। एक वर्ष में जो ये कृषि गहनता है, इसका मतलब है कि जब हम एक ही प्रकार की कृषि एक वर्ष में एक ही खेत में, इस प्रकार की कृषि में हम एक वर्ष में एक खेत में कई फसलें उगाकर और अधिक उत्पादन लेते हैं, तो वह कृषि गहनता कहलाती है। ये इस शब्द के कारण बड़ी मिस्टेक हुई है। गहनता और कृषि गहनता, एक वर्ष में एक खेत में कई फसलों को उगाकर अधिक उत्पादन प्राप्त करना कृषि गहनता कहलाता है। इसको थोड़ा सा संशोधित कर लें। देश में कुल उपयोग किए गए जल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना क्यों है? देश में कुल उपयोग किए गए जल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना क्यों है? ये भावी संभावना के बारे में पूछ रहे हैं कि संभावना कम क्यों है। तो वर्तमान में देश में कुल जल उपयोग में कृषि क्षेत्र का भाग दूसरे क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, परंतु भविष्य में देश में हो रहे विकास के कारण, भविष्य में जो विकास हो रहा है उसके कारण, उद्योगों एवं बढ़ती जनसंख्या के कारण घरेलू क्षेत्रों में जल उपयोग बढ़ने की संभावना है, जिस कारण कुल जल उपयोग में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम हो जाएगा। उद्योगों का क्षेत्र बढ़ जाएगा, घरेलू जो कार्य हैं उनका हिस्सा अगर जल में बढ़ जाएगा तो कृषि जो कार्य हैं उनमें जल का हिस्सा कम हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 14 नंबर, तो नेक्स्ट इनको सुमेलित करना है। राष्ट्रीय जल मार्ग है, फिर दूरी है, तो हल्दिया फरक्का की जो दूरी है वो जो 560 किलोमीटर है, फरक्का पटना की जो दूरी है वो 460 किलोमीटर है, और जो पटना इलाहाबाद की दूरी है वो 600 किलोमीटर है। हल्दिया फरक्का की याद रखें 560 किलोमीटर, फरक्का पटना की दूरी याद रखें 460 किलोमीटर, और पटना इलाहाबाद की दूरी ध्यान में रखें 600 किलोमीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए फरक्का कहाँ पे है, हल्दिया कहाँ पे है, तो इनमें किलोमीटर की दूरी 560 है, और फरक्का कहाँ पे है, पटना कहाँ पे है, तो ये भी ध्यान रखें इनकी दूरी 460 है। पटना और इलाहाबाद, पटना कहाँ पे है, इलाहाबाद कहाँ पे है, इसकी 600 किलोमीटर दूरी है। इससे अपने मिलान कर लिया। भारत योजना के प्रमुख लक्ष्य, भारतमाला जो परियोजना है उसके प्रमुख लक्ष्य क्या है भारतमाला परियोजना के? तो जो सीमावर्ती भाग है, सीमावर्ती भाग और छोटे बंदरगाहों को जोड़ना, तटीय भाग, सीमावर्ती भाग कह सकते हैं उनको, तटीय भाग भी कह सकते हैं, देश के तटीय भागों को या सीमावर्ती भागों को जोड़ना, छोटे बंदरगाहों को जोड़ना, पिछड़े जो इलाके हैं, धार्मिक पर्यटक स्थल हैं, उनको आपस में जोड़ना। जोड़ने की जो योजना है वो सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत आती है, और ये 1500 बड़े पुल और 200 रेल जो ब्रिज हैं उनका निर्माण करना भी इसी में शामिल है। खंड अब हमारा 6 होगा, और अब हमारे प्रश्न होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कहने का मतलब अब हमें थोड़ा जो उत्तर है अपना वो बढ़ाना पड़ेगा, छोटे उत्तर से काम नहीं चलेगा। अब प्रश्न है विश्व के विकसित देशों के संदर्भ में आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। तो विकसित देशों के संदर्भ में करना है अब हमें, विकसित देशों के संदर्भ में आधुनिक औद्योगिक जो क्रियाएं हैं उनकी मुख्य प्रवृत्तियों की विवेचना करना है। ये 3-3 नंबर वाले प्रश्न शुरू हो गए हैं अब हमारे। आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं कि विकसित जो अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनका विकास और वैज्ञानिक तकनीक है उसकी जो उन्नति है वो आगे हमसे, वृद्धि है उनमें, परिणाम स्वरूप उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास, वैज्ञानिक तकनीक दोनों में उन्नति है। तो परिणाम ये निकलता है कि उनकी औद्योगिक जो संरचना और स्वरूप है तो उसमें भी परिवर्तन आया है, जिससे जो निरुद्योगीकरण है या औद्योगिकरण की जो प्रवृत्ति हैं वो उत्पन्न हो रही है। उद्योगों में उत्पादन के लिए उच्च तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। विकसित देशों की बात हो रही है। कारखानों के स्थान पे छोटी इकाइयों का बहुत बड़े क्षेत्रों को देखा जा रहा है। उच्च तकनीक उद्योग विकसित हो रहे हैं और विकसित देशों में बड़े पैमाने पर उत्पादन
और उच्च स्तरीय जो उत्पादन है उसकी विचारधारा पे अत्यधिक बल दिया जा रहा है। विकसित देशों में औद्योगिक जो क्रियाएं हैं, अवशिष्ट पदार्थों में कमी, यानी उसको पुनर्चक्रण भी कर लिया जाता है, पुनर्चक्रण द्वारा प्रतिस्थापन कर लिया जाता है, के विकल्पों पे का अधिक योगदान रहता है, जबकि विकासशील देशों में ऐसा नहीं होता। अवशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण नहीं होता। विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित नहीं होती। विकासशील देशों के पास उस प्रकार की तकनीक नहीं होती जिस प्रकार की तकनीक जो विकसित देश हैं, औद्योगिक देश हैं, उनके पास होती है। तो वहाँ औद्योगिकरण हो चुका है, तो वहाँ निरुद्योगीकरण की पर जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 17 नंबर, विभिन्न प्रकार के भंडारों का उल्लेख करना है। भंडार कितने प्रकार के होते हैं? तो ये प्रमुख रूप से 3 प्रकार के भंडार होते हैं। 3 प्रकार के भंडार होते हैं, उपभोक्ता भंडार, विभागीय भंडार और श्रृंखला भंडार। तो उपभोक्ता भंडार फुटकर व्यापार में बड़े स्तर पे सबसे पहले नवाचार लाने वाला जो उपभोक्ता सहकारी समुदाय है वो आता है इसमें, उपभोक्ता भंडार में। विभागीय भंडार में वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभाग में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुख को उत्तरदायित्व और अधिकार सौंप दिए जाते हैं, वो विभागीय भंडार हैं। फिर हमारा हो गया श्रृंखला भंडार। तो श्रृंखला भंडार ये अत्यधिक मितव्ययता पे जोर देता है। मितव्ययता, कुछ शब्द ऐसे हैं जो ये प्रिंटिंग में सही नहीं आ पाते। मितव्ययता, व्यापारी का माल खरीद पे जोर देते हैं और यहाँ तक कि निर्देश पर सीधे वस्तुओं का निर्माण करा लेते हैं और कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर देते हैं। 18 का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा वो जल संसाधनों की कमी। सामाजिक जल संसाधनों की कमी के कारण ये द्वंद्व है, सामाजिक द्वंद्व है, ये विवाद है। जल संसाधनों की कमी या जल संसाधनों का ह्रास सामाजिक द्वंद्व और विवादों को जन्म देते हैं। इसे उपयुक्त उदाहरण से समझाना है कि किस प्रकार से सामाजिक जो जल संसाधन है वो कम होंगे, तो इससे सामाजिक जो द्वंद्व है, समाज में द्वंद्व पैदा होंगे, विवाद पैदा होंगे। तो इसे उदाहरण द्वारा आप समझाना है कि किस प्रकार से विवाद पैदा हुए हैं, उनको भी समझाना है। जल संसाधनों के अत्यधिक उपभोग या उपयोग के कारण, जल संसाधनों का अधिक उपयोग करेंगे, दिन प्रतिदिन इसमें कमी आती जा रही है और आती जाएगी। वहीं दूसरी ओर उपलब्ध जो संसाधन हैं उनका औद्योगिक, कृषि तथा घरेलू अपशिष्ट मिल जाने से वो प्रदूषित होते जा रहे हैं। यानी जो जल है उसमें भी प्रदूषण है, तो वो भी पीने योग्य नहीं है। वह सभी राज्य और देश जिनसे होकर नदियाँ बहती हैं, नदी जल के भागीदार होते हैं। जल संसाधनों का इस तरह से सतत रूप से कम होने के कारण इनकी जो उपलब्धता है वो सीमित होती जा रही है और इसका परिणाम ये होता है कि जल के आवंटन और वितरण या नियंत्रण का जो भी कारण है उसके कारण विवाद उत्पन्न होते हैं। और वर्तमान समय में अंतरराज्य यानी राज्य राज्य के बीच, उसे कहते हैं अंतरराज्य, और अंतरराष्ट्रीय स्तर यानी देश और देशों के बीच, एक देश से दूसरे देश के बीच, उसे अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद कहते हैं। तो इनके बीच जल संसाधनों को लेकर कई विवाद हैं, यानी निम्न विवाद हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच देखें तो हम गंगा जल विवाद, कर्नाटक और तमिलनाडु, भारत बांग्लादेश के बीच जो विवाद है वो अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद कहेगा। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये अंतर्राज्यीय विवाद कहलाएगा। कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बीच, और तीसरा जो राज्य है गुजरात, इनके मध्य नर्मदा घाटी या नर्मदा नदी के जल को लेकर विवाद। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच सतलज यमुना लिंक नहर को लेकर विवाद चल रहा है। तो ये विवाद हमने देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट खंड जो होगा होगा निबंधात्मक प्रश्न होंगे। ये अपने अति महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ बताना है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ, उसका प्रकार, जनसंख्या वृद्धि के कितने प्रकार हैं और इससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं कौन कौन सी, उनका उल्लेख करना है। तो जनसंख्या वृद्धि देख लेते हैं पहले हम। समय के जो अंतर हैं, शेखावटी 100 के जो PDF है उसका सहज और सरल तरीके से विश्लेषण किया हुआ है, उसे आप परीक्षा से पूर्व जरूर देखें। अब हम कर रहे हैं जनसंख्या वृद्धि को। समय के जो 2 अंतराल हैं,
समय के दो अंतरालों के बीच अंतराल है, अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि 2001 में जनसंख्या 2001 में और 2011 के बीच जो जनसंख्या में अंतर हुआ उसे वो जो जनसंख्या बढ़ी है उसे जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। इसे जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि के प्रकार देख लेते हैं अब हमें। प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के प्रकारों में पहला प्राकृतिक वृद्धि, किसी क्षेत्र विशेष में दो अंतराल के बीच में जन्म और मृत्यु के अंतर के बढ़ने वाली जनसंख्या उस क्षेत्र की जो प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। जन्म दर और मृत्यु दर में जो अंतर बढ़ जाता है उसी को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। अतः प्राकृतिक वृद्धि को एक सूत्र से देख लेते हैं अपन। जन्म दर माइनस मृत्यु दर, या जो जन्म हैं जन्म लेने वाले हैं उनमें से मरने वालों को घटा देंगे तो वो आ जाएगी प्राकृतिक वृद्धि दर। अब हम देख लेते हैं वास्तविक वृद्धि दर क्या है। तो वास्तविक वृद्धि दर में वास्तविक वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए जन्म एवं मृत्यु के साथ साथ आप्रवास और उत्प्रवास, आप्रवास यानी बाहर से आकर बसने वाले, उत्प्रवास यानी वहाँ से चले जाने वालों को भी शामिल किया जाता है। तो जो अपनी प्राकृतिक वृद्धि थी उसमें जन्म दर में जन्म में से मृत्यु को घटा दिया तो अपनी वो निकल कर आ गई प्राकृतिक वृद्धि दर। जन्म में से मृत्यु को घटाते ही प्राकृतिक वृद्धि दर आ गई। लेकिन वास्तविक वृद्धि दर में या वास्तविक जो वृद्धि है उसमें हम जन्म और मृत्यु के साथ साथ आप्रवास और उत्प्रवास को भी शामिल करते हैं। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर निकालने के लिए जन्म दर में प्लस आप्रवास जोड़ेंगे, माइनस क्या करेंगे, उत्प्रवास को घटा देंगे। अब हमारी जो वृद्धि होगी वो होगी धनात्मक वृद्धि। तो धनात्मक वृद्धि को किस प्रकार निकालेंगे, तीसरी जो वृद्धि होगी वो धनात्मक होगी। हमने प्राकृतिक वृद्धि देख ली, 2 नंबर वास्तविक वृद्धि, 3 नंबर धनात्मक वृद्धि देख रहे हैं। जब किसी क्षेत्र विशेष में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होगी। और अब हम चौथा जो प्रकार होगा वो ऋणात्मक वृद्धि देख लेते हैं कि जब 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाती हो तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे। कहने का मतलब जनसंख्या में जब जन्म दर और मृत्यु दर से कम हो, यानी जन्म दर है वो मृत्यु दर से कम हो जाए तो उस क्षेत्र से लोग अन्य देशों या क्षेत्रों में प्रवास कर जाएं तो उसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि हो जाए, किसी देश की या किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाए तो उससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती। तो जनसंख्या वृद्धि आज की एक गंभीर समस्या है। तो इसे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं अपने, ध्यान रखें। निम्न प्रकार की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। भोजन की कमी हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि से आवास यानी रहने की जो समस्या खड़ी हो सकती है, लोगों को झुग्गी झोंपड़ियों में निवास करना पड़ सकता है। जनसंख्या पड़ भी रहा है, पड़ सकता है, पड़ भी रहा है। लोगों को जनसंख्या वृद्धि का ही परिणाम है कि बहुत से लोग आज भी झुग्गी झोंपड़ियों में ही रह रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है। जीवन स्तर निम्न हो जाता है, यानी जीवन की गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग्य जो भूमि है उस पर दबाव बढ़ जाता है क्योंकि उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है 20 नंबर प्रश्न है अपना। स्वदेशी आंदोलन ने सूती वस्त्र उद्योग को किस प्रकार विशेष प्रोत्साहन दिया। स्वदेशी जो आंदोलन चला, अंग्रेजी शासन काल में स्वदेशी आंदोलन चला था, उस आंदोलन ने सूती वस्त्र उद्योग को किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया, इसका हम विश्लेषण करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग भारत का एक परंपरागत यानी पुराना उद्योग है। प्राचीन और मध्यकाल में ये एक कुटीर उद्योग के रूप में था। प्रारंभ में अंग्रेजों ने स्वदेशी सूती वस्त्र उद्योग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और न ही इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया किसी प्रकार का। कच्चा माल था कपास, ये ब्रिटेन लेके जाते थे और ब्रिटेन में उद्योग लगाए हुए थे। तो बना हुआ माल यानी बने हुए कपड़े भारत में निर्यात किए जाते थे। तो भारत के जो उद्योग था ये पूरी तरह से
ख़त्म होने की कगार पे था, तो भारत में 19वीं शताब्दी में मुंबई और अहमदाबाद में पहली मील की स्थापना की गई थी और उसके पश्चात सूती वस्त्र जो उद्योग था वो तेज़ी से विस्तार हुआ और अचानक से कई मीलों की संख्या बढ़ी, कई मील लगाई गई, संख्या बढ़ी उनकी। स्वदेशी आंदोलन ने इस उद्योग को प्रमुख रूप से प्रोत्साहित किया, क्योंकि इस आंदोलन में ब्रिटेन से आने वाले जो सामान था या कपड़ा था उसका बहिष्कार किया गया था। ब्रिटेन से आने वाला जो सामान था उसका बहिष्कार किया गया, तो उसमें कपड़ा भी शामिल था। तो भारतीय सामानों को उपयोग में लाने का आह्वान किया गया और स्वदेशी आंदोलन के फलस्वरूप देश में बाहरी वस्तुओं की जो मांग थी वो बढ़ी और सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। जो अपना प्रश्न है 21 और 22 वो मानचित्र से संबंधित है। ये विश्व का मानचित्र यानी संसार का मानचित्र होगा 2 नंबर का, और 2 नंबर का ही हमारा भारत का मानचित्र होगा। तो विश्व के मानचित्र में निम्न स्थानों को देखना है हमें कि कौन कौन से स्थान भरने आ सकते हैं। तिब्बत है, भारत का पड़ोसी है, न्यूजीलैंड है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है। ये पर आपको विश्व के मानचित्र में देखने हैं। भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाना है। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, दिल्ली जो देश की राजधानी है, हैदराबाद जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी है, पुणे महाराष्ट्र में है। तो आज हमने मॉडल 3 हल किया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है हमने। शेखावाटी मिशन 100 का PDF का विश्लेषण डाला जा चुका है, आप उन्हें ज़रूर देखें। परीक्षा से पहले इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास करें। आओ सफलता की ओर चलें, खुद भी बढ़ें और दूसरों को बढ़ाने में मदद करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।